जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं फिजिक्स का क्लास 12th के प्रतिदर्श मॉडल पेपर 2024 और 25 के। देखिए बच्चा, ये जो मॉडल पेपर है आप लोगों को जो लेकर आए हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सब क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपका जो है बोर्ड एग्जाम में रिवाइज ये क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चा, आप लोगों का पेपर जो देने जा रहे हैं फिजिक्स का, उससे पहले आप लोग जरूर एक दो मॉडल पेपर को तैयार कर जाइएगा और खासकर करिएगा आप लोग मॉडल पेपर जो तैयारी करेंगे वो है 23, 24, 25 का मॉडल पेपर जरूर पढ़ कर जाइएगा। देखिए बच्चा, जितने भी आ रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जो आपके पेपर आ रहे हैं, सब यही 3-4 साल में क्या हो रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। 2023, 24, 25 का क्वेश्चन देखिए उठाकर मॉडल पेपर, तो क्या हो रहे हैं, रिवाइज हो रहे हैं। तो चलिए हम आज आप लोगों को लेकर आए हैं क्या, 24 और 25 के मॉडल पेपर को। तो देखिए बच्चा, सावधानी पूर्वक आप लोग इस क्वेश्चन इसमें के जितने भी क्वेश्चन हैं पढ़ लीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में आप लोग भी जाइएगा तो क्या करिएगा, सावधानी पूर्वक ही वहाँ पर भी अपना पेपर दीजिएगा, क्योंकि ये कितने नंबर के होते हैं, 70 नंबर। समय बाध्य है 3 घंटे 15 मिनट। तो आप लोग एकदम आराम से इत्मीनान से पेपर को सॉल्व करिए। हम चाहेंगे कि सभी का पेपर क्या हो, बहुत ही अच्छा जाए और सबका जो है 95+ नंबर आए। तो चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है, बहुविकल्पीय प्रश्न। यही ना होता है बच्चा, जिसमें खंड अ दिया रहता है, जिसमें पहला ही क्वेश्चन आप लोगों का बहुविकल्पीय क्वेश्चन दे देता है। क्या है पहले का, क। बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चा कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का क्या मात्रक होता है बच्चा, तो ये 4 ऑप्शन आपके दिए हैं, न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो देखिए इनमें से पूछा क्या है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक जो होता है वोल्ट मीटर होता है। ये आप लोग डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, इसका आंसर बता सकते हैं। तो क्या आंसर होगा, पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो लिखने की भी क्राइटेरिया होनी चाहिए अच्छे से। खंड अ, प्रश्न संख्या पहले का क का क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसी तरह इसी का ख नंबर क्या कहता है पहले का, कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में वेग यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल एफ वेक्टर बराबर होगा। तो देखिए क्या दिया, क्यू अपान के यू वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर, या फिर दूसरा यू वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर अपान के क्यू, या फिर क्यू ब्रैकेट में यू वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर, या यू वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर क्रॉस ऑफ क्यू वेक्टर। तो देखिए आपका जो है कि चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में स्मॉल यू वेक्टर से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला जो बल एफ वेक्टर बराबर होगा, वो होगा क्यू ब्रैकेट में यू वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, तो ख का तीसरा ऑप्शन सही है। तो आंसर में क्या लिखेंगे, ख का जो आंसर आपका सही होगा वो जरूर लिखिएगा। तो हो गया ये। इसी तरह आपका ग है, क्या कर रहा है कि यदि ई वेक्टर तथा बी वेक्टर वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हों, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। क्या होगा, ई वेक्टर पहला, या फिर बी वेक्टर, या फिर तीसरा ई वेक्टर डॉट ऑफ बी वेक्टर, या चौथा ई वेक्टर क्रॉस ऑफ वी वेक्टर। देखिए बच्चा, क्रॉस और डॉट में बहुत ही अंतर है। इसको सावधानी पूर्वक ऐसे में अगर आ जाए तो बहुविकल्पी को, तो सावधानी पूर्वक करिएगा। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, ई वेक्टर क्रॉस ऑफ बी वेक्टर, ये हो जाएंगे। इसी तरह कह रहा है क्या कि 2 डायोप्टर, देखिए 2 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखेंगे। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, डायोप्टर है तो क्या होते हैं बच्चा, इसका जो होगा तो पहले क्या करेंगे, दोनों डायोप्टर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 4 प्लस -2, तो यानी क्या होगा 2, तो क्या होगा 100 के बटे में 2, यानी क्या आ जाएंगे हमारा 50 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या होगा 50 सेंटीमीटर, क्योंकि डायोप्टर P बराबर 4 - 2 या 2, F बराबर क्या होता है 100/P, यानी पावर दिया है P कितना दिया है 2, तो 100 में से 2 को घटा देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर हो जाते हैं। ये हो गए। देखिए बच्चा, इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि एक धातु के पृष्ठ पर, क्या कर रहा है कि एक धातु के पृष्ठ पर
6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन क्या होते हैं, आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। निरोधी विभव होना चाहिए। देखिए क्या हो रहा है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन क्या हो रहे हैं, आपतित होते हैं, तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा कितनी हो जाए, 4 इलेक्ट्रॉन। तो निरोधी विभव जो होगा वो भी कितना होगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। यानी पहला ऑप्शन ही क्या होगा, सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो अंग का चौथा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हो जाएंगे। इसी तरह आपका पहले का पी प्रकार का अर्धचालक, देखिए पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। यानी कौन सा इनमें से जो पी प्रकार का अर्धचालक है उनमें शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया किसको जाता है, तो क्या होते हैं, फास्फोरस को मिलाया जाता है, नहीं। एंटीमनी ये भी नहीं, एल्युमिनियम होगा नहीं, किसको होगा, तो आर्सेनिक। आर्सेनिक को पी प्रकार के अर्धचालक में शुद्ध जर्मेनियम में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। ये हो गए। देखिए बच्चा, इस तरह से आपके जो बहुविकल्पी हैं वो पूरी तरह से क्या हो गए, खत्म हो गए। अगर 6 बहुविकल्पी आते हैं, अगर ये आपके 6 के 6 सही हो गए तो समझिए आपको 6 नंबर एकदम पर्याप्त मिल जाएंगे, जो आपको क्या होंगे, मार्क्स को गेन करने में मदद मिलेगी। इसी तरह अगला है, अब चलते हैं खंड ब पर। अ में जो था सब बहुविकल्पी अब क्वेश्चन थे, 6 नंबर के थे, सब 1-1 नंबर के। ब में भी देखिए क्या होते हैं, इसमें भी सब क्वेश्चन 1-1 नंबर के आएंगे। पहला ही है ब का, दूसरे का क। विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। क्या कर रहे हैं, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। कितने नंबर का है बच्चा, तो 1 नंबर का। तो लिखेंगे क्या, खंड ब, खंड ब प्रश्न संख्या 2। सूत्र पूछा था ना, तो किसका, तो विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र और उसका मात्रक लिखना था। तो देखिए विशिष्ट चालकता का जो सूत्र होता है K = 1/ρ, यानी प्रतिरोध का ही क्या हो जाता है, उल्टा होता है, तो 1/ρ हो जाएगा विशिष्ट चालकता। और मात्रक क्या हो जाएंगे, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये इसके क्या हो जाते हैं, मात्रक हो जाते हैं। इसके बाद है दूसरा, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। देखिए सिर्फ सूत्र लिखना है, जितना कहेगा उतना ही लिखेगा। क्या कर रहे हैं कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का क्या करिए, व्यंजक लिखिए। तो देखिए क्या होते हैं, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ज्ञात करना है। तो एकांक लंबाई है ना, तो उसके लिए क्या लिखेंगे, F/L, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल F बराबर क्या हो जाएगा, μ/2π I1 I2/r। मात्रक क्या हो जाएंगे, न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि F और L है ना, तो न्यूटन F का हो गया और L का क्या हो जाएगा, लंबाई है, तो वो मीटर। यानी क्या हो जाएगा, एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का पूछ रहा है, तो अगर बल का पूछता तो L को हटा देते, लेकिन एकांक लंबाई है तो F/L बराबर μ0/2π × I1 I2/r न्यूटन मीटर। ये हो गए। अब चलते हैं ग नंबर। देखिए बच्चा, ग क्या कर रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध, क्या कर रहा है, 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। क्या कर रहा है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। यानी देखिए क्या कर रहा है, आर का भी मान दिया है और यल का प्रेरकत्व का मान दिया है और कुंडली में भी का भी मान दिया है, तो उसमें संचित ऊर्जा का मान कितना होगा। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रतिरोध दिया है ना बच्चा, पहले लिखेंगे क्या, ग, और उसका लिखना शुरू करेंगे। पहले न्यूमेरिकल लगाने से पहले ये ध्यान दीजिए कि क्या क्या उसमें दिया है। तो पहले क्या दिया है, प्रतिरोध, प्रतिरोध आर दिया है कितना, 10 ओम। प्रेरकत्व यानी कैपिटल यल कितना दिया है, 10 हेनरी। वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट। तो ओम के नियमानुसार क्या होता है, V = I × R, और I जब तक निकलेगा नहीं कुंडली में संचित ऊर्जा का मान नहीं निकल सकता, इसलिए I को निकालना है। तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R, या I = 50 के बटे में 10। तो क्या हो जाएगा, I का मान कितना हो गया, 5 एम्पियर आ गया कि नहीं।
तो इस तरह से आई का मान निकल गया ना बच्चा, क्या है भी ओम के नियम के अनुसार ये तो आई का मान हमने क्या किया, निकाल दिया। आप लोग भी निकाल दीजिएगा। इसके बाद दिया था कुंडली में संचित ऊर्जा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यू बराबर क्या होता है 1/2 Li²। इसीलिए जब तक सूत्र आपको याद नहीं होगा तो कैसे निकाल सकते हैं बच्चा, ये बताइए। तो इसीलिए पहले आई को निकालना जरूरी था। तो u बराबर 1/2, L का मान 10 दिया है, आई का मान अभी निकाले हैं कितना 5 एम्पियर। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 10, आइए 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, काट देंगे कितना हो गया 5। तो क्या हो जाएंगे बच्चा, देखिए इसको तब सीधे क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 25 में कितना करेंगे 5 का गुणा कर देंगे तो u बराबर 125 जूल आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। देख रहे हैं ना क्या किए हैं, काट दिए हैं तो कितना हो गया। या फिर ये देखिए डायरेक्ट कर दिया है यहाँ पर भी, तो हम यहीं पर अपना काम कर सकते थे, या 250 के बटे में 2 लिखकर 125 जूल, यानी कुंडली में संचित ऊर्जा का मान कितना हो जाएगा 125 जूल। ये हो गए। इसके बाद देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन है क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। क्या पूछ रहा है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए। तो देखा जाए क्रांतिक कोण की परिभाषा। देखिए क्रांतिक कोण हेडिंग डालिएगा जरूर, जो परिभाषा अगर पूछेगा तो उसका हेडिंग डालकर लिखिएगा। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, क्या करे, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के उस मान को, देखिए आपतन कोण के उस मान को जिसके संगत अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हाइड्रोजन के, क्या कर रहा है, हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्रॉम है। तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी तृतीय बोर कक्ष की क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। तो जे दिया है पहले निकाल दिया जाए। फार्मूला होता है कि R बराबर R0n²/z। तो प्रथम कक्ष है तो z बराबर क्या ले लेंगे 1, तो R1 बराबर R0n² हो जाएगा 1 के लिए। तो R1 बराबर R0² का स्क्वायर, क्योंकि प्रथम कक्ष है। या फिर R1 का मान दिया है 0.53 एंगस्ट्रॉम बराबर R0 इंटू 1 प्रथम कक्ष के लिए। तो R0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.53 एंगस्ट्रॉम। और n का मान अब तृतीय कक्ष के लिए निकालना है ना बच्चा, तो कितना निकालेंगे तीसरे कक्ष के लिए। तो R3 बराबर क्या हो जाएगा R0n², और R0 का मान अभी निकाले हैं तो क्या हो जाएगा 0.53 गुणे 3 के पावर 2, तो इसको कर देंगे तो 9। और जब इनका टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा 4.77 एंगस्ट्रॉम। ये आपका आंसर हो जाएंगे। यानी तृतीय कक्ष के लिए जो है तृतीय बोर कक्ष की जो त्रिज्या होगी कितना हो जाएगी 4.77 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। ये हो गया। इसके बाद देखिए बच्चा आपका 6 नंबर क्या कह रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में, देखिए इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य कितना है 1 एंगस्ट्रॉम है। क्या करे कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंग दैर्घ्य 1 एंगस्ट्रॉम है। तो क्या करेंगे, पहले जो जो दिया है पहले लिखेंगे। बोले ये न्यूमेरिकल लगाने से पहले क्या करेंगे, जो जो दिया है उसको लिख डालेंगे। तो लेमडा का मान दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, या लेमडा बराबर होता है 12.25 √v, या √v बराबर 12.27 अपान के लेमडा। दोनों तरफ क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। तो वर्ग करेंगे तो ये v हो जाएंगे, रूट से हट जाएगा, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा। देखिए अब इसको स्क्वायर कर दिए तो लेमडा का मान कितना दिया था तो 1, इसका स्क्वायर करेंगे तो 12.27 गुणे 12.27 गुणे 1। अब इन दोनों को क्या कर दिए हैं, गुणा कर दीजिए। किसको, इन दोनों को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा v का मान 150.5529, या फिर इसको लिख सकते हैं v बराबर 150.6 वोल्ट। ये आपका आंसर हो जाएगा। बोला था कि
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन पर कितने तरंग दैर्घ्य के थे, तो 1 एंगस्ट्रॉम के थे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए बच्चा, अब आपका दिया है खंड स में तीसरा यानी खंड, ये कितने नंबर के आते हैं, तो 2-2 अंक के ये प्रश्न अब आपको मिलेंगे। अब क्या थे पहले 1-1 नंबर के, अब देखा जाएगा 2-2 नंबर के। तो दिया है पहला ही क्वेश्चन तीसरे का क कि 6 ओम के मोटे तार को, देखिए कह रहे 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। इसकी लंबाई कितनी कर दी जाती है, तो 2 गुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। कितने नंबर का है, तो 2 नंबर का है। क्या कर रहा है, 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की क्या करना है, गणना करना है। तो कर दिया जाए। तो क्या लिखेंगे प्रश्न खंड स, देखिए जो खंड कहेगा वो खंड को आपको लिखिएगा जरूर। तो लिखेंगे खंड स, प्रश्न संख्या कौन था, तीसरे का क। आर का मान दिया है ना बच्चा कितना, 6 ओम, और कितना कर दिया जा रहा है, इसको खींचकर 2 गुना, यानी एन बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर आर इंटू एन का स्क्वायर, स्क्वायर हो रहे हैं। तो आर डैश बराबर 6 गुणे 2 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 4, यानी आर डैश बराबर कितने हो जाएंगे, 24 ओम हो जाएंगे। नए प्रतिरोध का जो नए तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो सीधी बात है 24 ओम। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं कि यदि क्या है 6 ओम के, देखिए यहाँ पर दिया भी है 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुना कर दिया। अगर 3 गुना कर दिएगा तो 3 का स्क्वायर करिएगा, 4 कहेगा तो 4 का स्क्वायर करिएगा, और उसको किस में गुणा कर दीजिएगा, जो पुराने वाले प्रतिरोध दिया है उसी में क्या कर देंगे, उसको जोड़ देंगे, अरे गुणा कर देंगे। तो वही कर रहा है कि आर का मान तो दिया है कि 6 ओम, तो एन कितना दिया है, यानी कितना 2 गुना किया गया है, तो 2 गुना। तो नया प्रतिरोध आर डैश बराबर आर इंटू एन का स्क्वायर, स्क्वायरे होगा। तो सीधे आ जाएगा कितना, 24 ओम। ये हो गए। इसके बाद देखिए इसी का ख नंबर कर रहा है। ख नंबर है कि किसी प्रिज्म से, देखिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चा, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है कि किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण कितना है, 30 अंश है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का क्या करिए, अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो क्या निकालेंगे, कैसे लिखेंगे बच्चा, तो पहले प्रिज्म के अपवर्तनांक के जो सूत्र होते हैं वो n बराबर होता है साइन अपान के साइन ब्रैकेट में a प्लस डेल्टा m बाई 2 इंटू साइन a बाई 2। तो देखिए r का मान दिया है 30 अंश, सिग्मा m का मान दिया है 30 अंश, और n का मान पूछ रहा है। तो i बराबर क्या होता है बच्चा, i बराबर a प्लस सिग्मा m अपान के 2, और r बराबर होता है a बाई 2। यहाँ पर हो जाएंगे, या a बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा बच्चा। यहाँ से इसको इसमें गुणा कर सकते हैं कि नहीं, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2r। तो 2r हो जाएगा। तो a और r का मान कितना दिया है, 30 अंश ना, तो a का मान कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, यानी 60 अंश। तो i का मान क्या होता है, a प्लस सिग्मा m अपान के 2। तो ये बताइए जब a का मान निकल गया 60, तो i बराबर अभी लिखे थे क्या, a प्लस सिग्मा m अपान के 2। तो a का मान कितना है 60, प्लस सिग्मा m का मान भी निकला है कितना 30, टोटल मिलाकर 2। तो i बराबर 90 अपान के 2 बराबर 45 अंश, या i बराबर कितना हो गया 45, और r का मान 30 अंश। ये दिया ही था। अब देखिए n बराबर होता क्या है, स्नेल के नियम से साइन आई अपान के साइन आर बराबर क्या होते हैं, अपवर्तनांक होता है। तो साइन आई का मान 45 और साइन आर का मान 30, तो वैल्यू रख देंगे दोनों का। तो 1 अपान के √2 बटे में 1 अपान के 2, यानी 45 का मान होता है 1/√2 और इसका मान होता है 1/2। तब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 ऊपर और नीचे ही हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो क्या कर देंगे, हर का परिमेयकरण, तो ये हो जाएंगे। तो n का मान कितना हो जाएगा
√2, ये आपका आंसर हो सकता है। या फिर 1.41, √2 का मान कितना होता है बच्चा? देखिए n का मान कितना हो गया √2, और √2 की वैल्यू कितनी होती है? तो 1.1441। देखिए n का मान कितना होता है? 1.41 होता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट की परिभाषा दीजिए। इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। क्या कर रहा है कि परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। तो पहले लिखेंगे प्रश्न संख्या तीसरे का ग। क्या पूछा था? परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो क्या होता है? मूल कणों जैसे देखिए मूल कणों जैसे AMU नाभिक तथा परमाणुओं के द्रव्यमान अति सूक्ष्म होते हैं। देखिए नाभिक तथा द्रव्यमान, परमाणुओं के द्रव्यमान क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, जिनके द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक मात्रक चुना गया है जिसे द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं कि कार्बन परमाणु 6 कार्बन 12, यानी इसकी परमाणु क्रमांक कितना है? 6 और परमाणु भार 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं और इसे AMU से व्यक्त करते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट यानी 1 AMU बराबर होता है 1.66 × 10⁻⁻27 kg और 1 AMU बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी MeV। ये होता है। इसके बाद है आपका प्रश्न कह रहा है तीसरे का घ है बच्चा कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हों। यानी ये चित्र दिया है बच्चा और इस चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि संलग्न चित्र में अमीटर A1 और A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं यदि उनके प्रतिरोध क्या हो गए? नगण्य तथा पीएन संधि डायोड आदर्श हों, तब क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पर फिगर में जो होगा, देखिए बच्चा फिगर में A1 कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में ही दे रहा है क्या? प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? नगण्य और पीएन संधि डायोड क्या होंगे? एक आदर्श होंगे। तो यहाँ पर A1 कितना हो जाएगा? 0। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होता है? V बराबर IR या V बराबर V अपान I बराबर क्या हो जाएगा? V अपान के R। तो I2 क्या हो जाएगा? I2 बराबर V अपान के R, यानी V का मान 2 दिया है। यहाँ पर V का मान कितना दिया है? 2 वोल्ट और R का मान 5 ओम दिया है बच्चा। तो 2 के बटे में 5 यानी I2 का मान कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। तो A2 का मान कितना हो जाएगा? 0.4 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए बच्चा अब चलते हैं खंड द पर यानी चौथा खंड पर, जिसमें आपको मिलेंगे कितने नंबर? 3-3 नंबर के ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे खंड द में वो सब 3-3 नंबर के हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 4 का पहला यानी क कह रहे क्या? विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। देखिए क्या करें कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये कह रहा है। क्या कह रहा है कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो पहले क्या लिखेंगे? खंड द प्रश्न संख्या 4 का क। फिर इसके बाद उसका विभव प्रवणता पूछ रहा है बच्चा कि विभव प्रवणता किसे कहते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? विभव प्रवणता हेडिंग, और इसके बाद लिखना शुरू करेंगे। देखिए बच्चा विभव प्रवणता यानी क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते
हैं। अब विभव प्रवणता ई बराबर होता क्या है, माइनस डेल्टा वी अपान के डेल्टा यक्स, जहाँ कैपिटल ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, डेल्टा वी जो है विभव प्रवणता या विभव, और डेल्टा यक्स है परिवर्तन की दर, ये होता है। और ये देखिए इसके बाद उसी में देखिए ऋणात्मक चिन्ह दिया है ना, तो ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि डेल्टा ई की दिशा विभव प्रवणता के दिशा के क्या है, विपरीत है। अर्थात डेल्टा ई वेक्टर बराबर माइनस डेल्टा वी वेक्टर बराबर माइनस ई ब्रैकेट में आई कैप डी वी अपान के डी एक्स प्लस जे कैप डी वी अपान के डी वाई प्लस के कैप डी वी अपान के डी जेड। ये क्या है, विभव प्रवणता का जो पूछा था कि मध्य क्या करना है, संबंध स्थापित करना है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। इसके बाद ख है, ख कर है कि अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। क्या कर रहे हैं, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो देखिए खंड ख, अरे प्रश्न संख्या चौथे का ख, अपवाह वेग किसे कहते हैं। तो देखिए बच्चा किसे कहते हैं अपवाह वेग, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग, देखिए क्या है, जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक में क्या की जाती है, धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग जिसका मान क्या होता है 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकेंड से गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉन के इस नियत सूक्ष्म वेग को ही क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं, और इसे VD से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अर्थात VD समानुपाती क्या हो जाएगा, कैपिटल ई, या VD बराबर म्यू अपान के ई, जहाँ ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, VD जो है अपवाह वेग जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, और म्यू जो होता है इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता को प्रदर्शित करता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, चूंकि I बराबर होता है Q/T, तो कुल आवेश क्या होंगे, यानी कुल आवेश डेल्टा Q बराबर NQ, या चूंकि Q बराबर क्या होता है N इंटू E, तो I बराबर क्या हो जाएगा NE अपान के T, I बराबर क्या हो जाएगा NE अपान के T। इसके बाद चालक में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर क्या होगा N इंटू AT, तो चालक का कुल आवेश Z बराबर क्या होता है Q/T बराबर NE, या Q बराबर क्या हो जाएगा, ये T यहाँ पर चला जाएगा, तो NAT इंटू E, यहाँ पर कैपिटल N की वैल्यू जो है NAT है तो वो लिख देंगे। तो प्रवाहित धारा I बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, Q/T, और T बराबर क्या होता है दूरी के बटे में वेग, तो T बराबर L इंटू VD, तो यहाँ पर I बराबर NAT इंटू E अपान के T अपान के VD, या I बराबर NAE VD। ये क्या होता है, जो पूछा था संबंध स्थापित कीजिए, क्या, अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये I बराबर क्या होता है NAE VD, इसका जो होता है सूत्र का निगमन है, यानी संबंध है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका कह रहा है क्या, ग नंबर, कि एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से क्या हो रहे हैं, त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। क्या कह रहा है कि एक प्रोटॉन, एक ड्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो क्या क्या बताना है, पहला इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो ड्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए देखा जाए, इसको लिखेंगे प्रश्न संख्या चौथा का ग। देखिए प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा कण है, तो इनके आवेश तीनों पर क्या होते हैं, प्रोटॉन पर 1 आवेश होते हैं, इस पर 1, इस पर क्या होते हैं 2। इसी तरह द्रव्यमान, इसका 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका कितना होता है, तो 4। तो गतिज ऊर्जा क्या है, गतिज ऊर्जा KE बराबर Q इंटू V, या K इंटू E गुणे V। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा,
एक संबंधे दो। गतिज ऊर्जा का जो अनुपात पूछा है तो वो हो जाएगा एक संबंधे दो हो जाएंगे। लेकिन दूसरा क्या कर रहा है कि चूंकि आर बराबर क्या होता है एम भी अपान के क्यू भी, यानी आर समानुपाती किसके एम बाई क्यू के। तो त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चा, तो एक संबंधे दो संबंधे चार के बटे में एक संबंधे दो, तो कर देंगे तो कितना होगा एक संबंधे दो। दोनों में क्या करते हैं, कितने की वृद्धि हो रही है, तो 10 सेंटीमीटर की, यही है ना, 10 सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही, तो सब में क्या करेंगे 10 का गुणा कर देंगे, तो ड्यूटान तथा अल्फा कण की त्रिज्या में कितने संबंधों में बढ़ जाएंगे, तो 10 संबंधे 20 ये आपका आंसर हो जाएंगे। इसके बाद है घ, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए। 3 नंबर के ये भी क्वेश्चन है, क्या है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 4 का ख, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। इन्होंने 2 नियम दिया था, तो पहला नियम क्या है, प्रथम नियम हेडिंग डालकर लिखेंगे क्या, इस नियम के अनुसार, क्या इस नियम के अनुसार जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपतित गति होता है तो चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यानी ये क्या करें कि जब किसी कुंडली तथा चुंबक के बीच आपतित गतित होती है, यानी कुंडली और चुंबक के बीच क्या होती है, आपतित गतित होती है, तो इनके फ्लक्सों में क्या होता है, ये फ्लक्स हैं, इनमें क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण इसमें एक बल उत्पन्न होता है, जिसे क्या बोलते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यह हो गया। और दूसरा है द्वितीय नियम, क्या कहता है दूसरा नियम, कि इस नियम के अनुसार चुंबकीय फ्लक्सों की संख्या में परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के क्या हो जाते हैं, समानुपाती होता है। अर्थात ई विद्युत वाहक बल जो है ई समानुपाती क्या, डी फाई बाई डी टी, या ई बराबर फाई 2 माइनस फाई 1 अपान के टी, या ई बराबर माइनस डी फाई अपान के डी टी, ये इसका क्या है, सूत्र है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि किसी पर्दे को क्या करें, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। क्या करें, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो कैसे लगेगा बच्चा ये क्वेश्चन, तो पहले लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 4 का अंग। तो पहला जो दिया है लिखेंगे क्या, पर्दे तथा वस्तु के बीच की दूरी अर्थात ए बराबर कितना है 90 सेंटीमीटर, और लेंस की 2 स्थितियों के बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं, डी से, तो इसका दिया है 20 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चा, लेंस के विस्थापन का जो होता है एफ बराबर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान के 4a, यानी 90, ए का मान 90 है, डी का मान 20 और 4 गुणे 90, तो 90 का स्क्वायर करेंगे तो 81 को 100, और 20 का करेंगे तो 400, बटे में 360, यानी एफ बराबर 770 के 7700 माइनस 360 बटे में, तो 0 से 0 कट गया। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 21.4 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो लेंस की जो फोकस दूरी पूछा था उसका मान कितना हो गया 21.4 सेंटीमीटर। यही न था बच्चा कि किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए गए। लेंस की फोकस दूरी, तो आपका आंसर कितना है बच्चा इसका, ये फार्मूला यही होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, प्रश्न संख्या 5वां भी आपको सब 3-3 नंबर के इसमें भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए इसमें है क, क्या है, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। क्या कर रहे हैं, चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान
क्षैतिज घटक के मान का √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। यह पूछा कि उस कोण पर क्या है, कितना मान होगा। तो पहले क्या डालेंगे, प्रश्न संख्या 5वां का क्या पूछा था, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल किसे कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल हेडिंग, इसके बाद उसकी व्याख्या कर देंगे। प्रत्येक पदार्थ असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक जो पदार्थ है किससे बना है, तो असंख्य परमाणुओं से मिलकर बना है। प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है। क्या है, प्रत्येक परमाणु के केंद्र पर एक धनावेशित नाभिक होता है जिसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कक्षीय परिक्रमण के अतिरिक्त अपनी धुरी पर भी घूमते रहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, चक्रण कहते हैं। चूंकि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन आवेशित होता है, अतः कक्षीय अथवा चक्रण गति करता हुआ इलेक्ट्रॉन एक धारावाही लूप या चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। इसी कारण परमाणु में क्या होते हैं, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। ये था क्या, चुंबकत्व का परमाणुवीय मॉडल। इसी तरह ही आप लोग क्या करिएगा, लिखिएगा। देखिए बच्चा, वो तो पूछा था कि व्याख्या, उसके बाद क्वेश्चन में पूछा था कि यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर, क्या करें, यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान का कितना हो जाता है, √3 गुना हो तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। यही पूछा है। तो चलिए देखा जाए। देखिए पहले तो ये पृथ्वी इसके नाभिक में है, और ये क्या कर रहे हो, कक्षीय परिक्रमण कार्य और चक्रण। तो देखिए सिग्मा बराबर क्या होता है, नति कोण। तो डेल्टा सिग्मा बराबर क्या होगा, V अपान के यच जो है, या फिर V बराबर क्या हो जाएगा, यच अपान के √3, या V अपान के यच बराबर 1/√3, या tan सिग्मा बराबर 1/√3। तो सिग्मा का मान कितना होगा, tan इनवर्स, 1/√3 का मान कितना होता है, 30 अंश। इसलिए सिग्मा का मान कितना हो गया, तो 30 अंश। तो नति कोण का मान कितना हो जाएगा बच्चा, 30 अंश हो जाता है। ये हो गया। इसके बाद देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में L, C और R श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या कह रहे हैं कि L, C, R तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। परिपथ की प्रतिबाधा और अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव 30 वोल्ट हो, प्रेरण प्रतिघात 50 ओम, धारितीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा L, C, R के सिरों के बीच का क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। तो चलिए देखा जाए इसको। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 5वां का देखिए ये हो गया L, C, R। परिपथ का क्या बोला था, किरण आरेख, ये आरेख पूछा था कि बनाने, परिपथ का आरेख बनाइए। तो LCR ये क्या है, एक तरह से परिपथ है जिसमें L लगा है, C और R, और इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर क्या है, VL, धारिता का VC और प्रतिरोध का VR। तो जो दिया है वो देखिए, विभवांतर दिया था 300 वोल्ट, XL 50 कितना दिया था, 50 ओम, जिसको क्या बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। XC क्या है, धारितीय प्रतिघात, ये भी कितना है, तो 50 ओम, और ओमीय प्रतिरोध कितना दिया है, तो 10 ओम दिया है। तब पूछा था परिपथ की प्रतिबाधा। तो क्या लिखेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा, यही पूछा था। तो परिपथ की प्रतिबाधा Z होता है, तो Z बराबर √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस R²। तो देखिए Z बराबर XL का मान 50, XC का मान 50 प्लस 10 का स्क्वायर, ये तो 0 हो जाएंगे, 50 - 50 0, 10 का स्क्वायर, यानी Z बराबर कितना आ जाएगा, 10 ओम, यानी प्रतिबाधा कितना आ गया, तो 10 ओम आ गया। अब देखिए I का मान निकालेंगे V/Z से। तो V का मान 300 वोल्ट दिया है, Z का मान अभी निकाले हैं, तो क्या होगा, I बराबर 30 एम्पियर। तब अब सबका क्या पूछा था, सभी सिरों के विभवांतर का मान ज्ञात कीजिए। तो VL बराबर होता है IXL, I का मान अभी निकाल दिए 30, XL का मान कितना होता है 50, तो VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो
1500 वोल्ट। इसी तरह धारितीय पूछा है इसके लिए, तो VC बराबर I इंटू XC यानी 300 गुणे 50 यानी 1500, और VR बराबर होता है IR यानी 30 गुणे 10 यानी 300 वोल्ट हो गया। यानी जो क्वेश्चन पूछा था ये वाला, इसका ये संपूर्ण आंसर है। इसी में देखिए अथवा वाला भी किया है, तो अथवा वाला आप लोग अपना कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन ग, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। कह रहा है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तो क्या लिखेंगे, प्रश्न संख्या 5वां का ग क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या होता है। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में एक सिद्धांत दिया, जिसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। क्या कह रहा है कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के बारे में बताना है। तो वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के संबंध में एक सिद्धांत दिया था, जिसे क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत बोलते हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार पहला नंबर, जब कोई क्या कर रहा है, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, तो उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। क्या कर रहा है, जब कोई आवेशित कण त्वरित गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, तो उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। दूसरा है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है, यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं, परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के लंबवत होता है। चौथा नंबर कह रहा है क्या, मैक्सवेल ने गणना द्वारा यह भी सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड है, जो क्या है, प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसके बाद है कि इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है, यानी प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। और उसका ये फिगर बनाकर उन्होंने क्या किया था, स्पष्टीकरण किया था, जिसमें एक वैद्युत क्षेत्र है, एक क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। जब इनको क्या किया गया, तरंगों को एक दूसरे पर अध्यारोपण कराया गया, तो एक दूसरे के क्या हो गए, लंबवत हो गए, और प्रकाश के वेग के माध्यम से ये गति करने लगे। अगला नंबर कह रहा है कि तरंगों की, देखिए अगला नंबर है, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त बताइए। क्या कह रहा है, तरंगों के संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। प्रश्न संख्या 5वां का घ है, तो लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 5वां का घ का उत्तर, तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए जरूरी शर्तें ये है, या फिर आवश्यक शर्तें ये है कि क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या है, संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर 0 या पाई का समगुणक होने चाहिए। यानी इनको संपोषी होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तरंगों को व्यतिकरण के लिए देखिए कालांतर इनका या तो 0 हो जाए या फिर पाई गुणक का होना चाहिए, समगुणक होना चाहिए। दूसरा है, विनाशी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के बीच कालांतर पाई का विषम गुणक होना चाहिए, जबकि उसमें क्या था, समगुणक होने चाहिए। संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें समान कला में मिलती हैं। किसमें, तो संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें किसमें मिलती हैं, तो समान कला में मिलती हैं, जबकि विनाशी में क्या होती है, विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगें विपरीत कला में मिलती हैं। संपोषी व्यतिकरण में तरंगों के श्रृंग और गर्त पर मिलते हैं। देखिए संपोषी व्यतिकरण में जो तरंगें होती हैं वो क्या होती हैं, श्रृंग और गर्त पर मिलती हैं,
और जबकि विनाशी व्यतिकरण में एक तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त पर मिलता है। ये इसका क्या था, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण में के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं तो यही हैं। ये हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए बच्चा, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। क्या कर रहा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम को लिखिए। तो चलिए अब इसके नियम को भी देखा जाए। देखिए प्रश्न संख्या 5वां का अंगर क्या पूछा था, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। तो लिखेंगे इसके निम्न 4 नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, देखिए प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चाता नहीं होती है, यानी इनमें कोई समय बाध्य नहीं है। दूसरा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करता है, उसकी आवृत्ति पर नहीं। ये भी हो गए। तीसरा है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का वेग प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। और चौथा है, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे क्या बोलते हैं, देहली आवृत्ति बोलते हैं। ये हो गए। देखिए बच्चा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से जो रिलेटेड ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अब आपका प्रश्न संख्या आ गया खंड य, जो आपको मिलेंगे क्या, 4-4 नंबर के ये सब प्रश्न आते हैं। 4-4 नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे, 5-5 नंबर के, सॉरी 5-5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग होते हैं। क्या है, दे रहा है 6वां, स्थिर विद्युतिकी यानी वैद्युत स्थितिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको जरूर देखिएगा। या फिर एक और क्वेश्चन दे देता है इसी का अथवा करके। ये जो क्वेश्चन आते हैं ऑप्शनली आते हैं, यानी 2-2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। दे रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कर दिए, जबकि दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत भरा हुआ है। तो देखिए बच्चा, कोई एक आपको करना है, एक जबकि दोनों इंपॉर्टेंट है। समांतर प्लेट की संधारित्र का जो सूत्र है उसको भी ज्ञात करने के लिए आता है, या फिर गॉस के नियम से जो है अनंत लंबाई के तार में उसके सूत्र की उत्पत्ति करनी है। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे खंड य प्रश्न संख्या 6, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं। तो क्या होता है, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। क्या करें, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ये जो है आपका फिगर जो बना है, ये क्या है, जो सूत्र प्रूफ करने के लिए आया था बच्चा, ये दिए हैं ना, परिभाषा तो हो गया कि इसकी सहायता से समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या कीजिए, व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, तो क्या करें, किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर विपरीत आवेश की मात्रा को ही क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, यानी लेमडा बराबर Q/L या Q बराबर लेमडा इंटू यल। मात्रक क्या हो जाएंगे, Q का मात्रक कूलाम, L का मात्रक मीटर, यानी कूलाम प्रति मीटर। अब देखिए बच्चा, ये फिगर जिसमें क्या है, अनंत लंबाई के तार पर क्या करना है हमको, सीधे तार पर निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो पहले क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, पहले फिगर बना लेंगे आप लोग अच्छे से। तो लिखेंगे, माना एक चालक से स्मॉल r दूरी पर बिंदु PQ जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए शॉर्टकट में थोड़ा सा जो आप जानते हैं उसको लिख सकते हैं। तो वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर होता है क्या, समेशन E वेक्टर डॉट ऑफ A वेक्टर, या फिर B वेक्टर इंटू A वेक्टर बराबर BA cos थीटा, ये भी होता है। तो या तो इसको ये लिख देंगे, फाई E बराबर समेशन या समाकलन E इंटू DA cos थीटा, जी इसके आधार पर BA बराबर B वेक्टर डॉट ऑफ
ए वेक्टर बराबर होता है क्या, बी ए कास थीटा। तो यहाँ पर ई वेक्टर डॉट ऑफ डी वेक्टर डी ए वेक्टर, तो इसके जगह पर कास थीटा हो जाएंगे। तो अब देखिए, और यहाँ पर कास जीरो का थीटा का मान कितना है, तो 0 अंश है। थीटा का मान 0 है तो कास यहाँ पर 0 रखेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, तो कास 0 की वैल्यू 1, यानी डी फाई बराबर समेसन डी ए ई इंटू डी ए कास 0, या फिर कास 0 का मान 1, तो डी फाई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए। ई को क्या कर देंगे बाहर, तो फाई ई बराबर ई समाकलन डी ए, या फिर फाई ई बराबर ई समेसन डी ए। डी ए बराबर होता क्या है, 2 पाई आर एल, यानी बेलन का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2 पाई आर एल, यानी डी ए यानी समेसन डी ए की जगह पर 2 पाई आर एल लिख सकते हैं, यानी फाई ई बराबर ई अपन इंटू 2 पाई आर एल, समीकरण नंबर ए। और गॉस के प्रमेय से क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू अपन के एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर इसको 2 मान लेते हैं। तो क्यू बराबर ई इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर रख देते हैं, और फाई ई का मान इतना हम यहाँ पर रख दिए। या लेमडा क्यू बराबर क्या होता है, लेमडा इंटू यल, तो लेमडा के क्यू के जगह पर क्या लिखेंगे, लेमडा यल, और ई इंटू 2 पाई आर एल, यल से यल क्या हो गए, कट गए, लेमडा अपन के फाई बराबर ई इंटू 2 पाई आर, या ई बराबर लेमडा अपन के 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, या ई बराबर 1 अपन के 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा अपन के आर, या फिर ई बराबर 1 अपन के 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दिए तो 2 लेमडा अपन के आर। ये आपका जो था क्या था क्वेश्चन, ये कि गॉस के प्रमेय लिखिए, इसकी सहायता से समान रूप से अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक जो है ई बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपन के 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपन के आर, ये हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर। देखिए बच्चा, प्रश्न संख्या 7, 2 प्रश्न इसमें भी दिए रहेंगे और आपको 5-5 नंबर के ये भी प्रश्न होते हैं। प्रश्नों का चयन सावधानी पूर्वक करिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन वही करिएगा जो आपको पूरी तरह से क्या हो, क्लियर हो। तो देखिए क्या दिया है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। क्या करें, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। या फिर प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। कोई एक आपको दोनों में से करना है, हम भी क्या करते हैं, कोई एक आपको कर दे रहे हैं। तो चलिए हम यही वाला देख लेते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो है। तो लिखेंगे क्या, प्रश्न संख्या 7, हेडिंग डालेंगे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का, तो इसकी परिभाषा लिखा जाएगा। तो क्या होंगे परिभाषा में, कम फोकस दूरी वाले, क्या है, कम फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिक यंत्र को ही क्या बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यानी क्या है, कम फोकस दूरी वाले 2 उत्तल लेंसों से बने प्रकाशिक यंत्र को ही क्या बोलते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इनकी जो आवर्धन भी पूछा है, इसी में इसकी किरण आरेख को भी बता रहे हैं और साथ में इनकी आवर्धन क्षमता के सूत्र को भी। तो पहले आवर्धन लिखा लेंगे। देखिए बच्चा, ये आपके संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की जो किरण आरेख पूछा था, तो इसमें क्या होते हैं, 2 उत्तल लेंस होते हैं। इन लेंसों के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, तो देखिए सब यहाँ पर सब लिखे हैं। एक होता है अभिदृश्यक लेंस होता है, एक होता है नेत्रिका लेंस होती है। तो ये हो गए, फिगर को जरूर आप लोग ध्यान से बनाइएगा। तो चलिए पहले देखते हैं आवर्धन क्षमता किसे कहते हैं। तो लिखेंगे अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण। देखिए अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण के अनुपात को ही क्या कहते हैं, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और ये उसका चित्र है। पहले फिगर आप लोग बना लीजिए अच्छे से अपनी जगह पर, तभी ना बताया जाएगा आगे। तो चलिए आप देखते हैं कैसे इसको प्रूव किया जाएगा। देखिए लिखेंगे क्या, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होते हैं, इसका सूत्र
अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण के बटे में स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा नेत्र पर आंतरिक कोण, जिसको m बराबर क्या हो जाएगा बीटा अपान के अल्फा, या m बराबर tan बीटा अपान के tan अल्फा, चूंकि अल्फा बराबर tan अल्फा और बीटा बराबर tan बीटा। क्यों? चूंकि अल्फा और बीटा का मान अत्यंत कम है, इसलिए अल्फा और बीटा का मान अत्यंत कम होता है। इसलिए क्या होगा, अल्फा बराबर tan और बीटा बराबर tan बीटा, इसलिए m बराबर क्या हो जाएंगे tan अल्फा अपान के tan बीटा। देखिए चित्र आप लोग खुदे बना लिए होंगे, आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि फिगर को देखते रहिएगा। क्या होंगे चित्र से, tan बीटा बराबर a1 b1 अपान के e b1 और tan अल्फा बराबर ab अपान के ob, यानी ab बटे में d, वहाँ का a ob बराबर जो दूरी है वो किसको मान लिए है तो d को। तो समीकरण 1 से बच्चा यहाँ पर देखिए tan m बराबर क्या है tan बीटा अपान के tan अल्फा, तो समीकरण 1 से m बराबर क्या हो जाएगा a1 b1 बटे में e b1 अपान के ab इंटू डी। यहाँ पर m अब ये क्या होंगे d ऊपर चला जाएगा और e b1 क्या होगा नीचे, यानी a1 b1 बराबर e b1 गुणे d इंटू ए बी, ये हो जाएंगे। इसके बाद m बराबर, ये तो आप लिखे ही अभी है। अब देखिए यहाँ पर आप फिगर में देख लीजिएगा कि त्रिभुज ओ देखिए त्रिभुज a1 OB1 तथा त्रिभुज AOB में a1 b1 बटे में ab, और ये बराबर क्या हो जाएगा OB1 बटे में OB। समीकरण 2 से m बराबर क्या हो जाएगा OB1 बटे में OB गुणे d अपान के e b1, ये मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। तो चिन्ह परिपाटी से OB बराबर क्या माने माइनस u, OB1 बराबर v नॉट और e b1 बराबर माइनस u e। तो चिन्ह परिपाटी d क्या है ऋणात्मक होगा, अतः समीकरण 3 से m बराबर v0 अपान के माइनस u0 गुणे माइनस d अपान के ue। तो एक तो माइनस माइनस से कट जाएंगे, लेकिन एगो माइनस क्या होगा बच जाएगा, तो इसलिए m बराबर क्या होगा माइनस v नॉट अपान के u नॉट गुणे d अपान के ue। स्थिति 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के क्या है न्यूनतम पर बने, तब लेंस के सूत्र से क्या होगा 1 अपान के f बराबर 1/v माइनस 1/u, या 1/f बराबर 1 अपान के माइनस d माइनस 1 अपान के माइनस u, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 1 अपान के एफ ई बराबर 1 अपान के माइनस डी प्लस 1 अपान के यू, या 1/f ई बराबर माइनस 1 अपान के डी प्लस 1/u। दोनों तरफ क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं d से। जो ही d से गुणा करेंगे तो d अपान के एफ ई बराबर माइनस डी प्लस डी अपान के यू, d से d कट कर -1, ये बच गए 1 आ गए, यहाँ तक तो हो गए। अब क्या करेंगे समीकरण 4 में रखने पर इतने का मान क्या करेंगे, समीकरण 4 में जब रखेंगे d/u/e तो क्या होगा v नॉट अपान के u नॉट, यानी v0 अपान के u0 प्लस 1 प्लस d इंटू एफ ई, यानी इतने की जो वैल्यू है कहाँ पर देखिए जब रख देंगे तो इतना आ जाएगा समीकरण नंबर 5। और स्थिति सेकेंड, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो यू ई बराबर क्या हो जाएगा एफ ई हो जाता है। समीकरण 4 से क्या होगा m बराबर माइनस v नॉट अपान के u नॉट गुणे d अपान के एफ ई, यही क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के जो आवर्धन का सूत्र, यही आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में आवेशित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु किसी ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा। लाइमन श्रेणी की दूसरी और बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य की क्या करिए गणना कीजिए, या फिर ये वाला आप लोग कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है। तो चलिए देखा जाए क्या करेंगे। प्रश्न संख्या 8 लिखेंगे, माना कि इलेक्ट्रॉन n ऊर्जा स्तर में क्या होता है उत्तेजन होता है। तो ई एन बराबर E1, n के जगह पर 1,
तब डेल्टा ई बराबर 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, या ई एन बराबर E1 प्लस 12.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या ई एन बराबर -13.6 प्लस 12.7। तो ई एन बराबर कितना हो जाएगा 0.-0.875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या E1 अपान के N2 बराबर कितना हो जाएगा 0.-0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर इसका n स्क्वायर हो जाएगा ना बच्चा EV। तो इसका जब करेंगे तो कितना आ जाएगा बराबर इतना, तो n स्क्वायर बराबर 16। तो n का मान कितना आ गया 4। देखिए यहाँ से इसको भाग दे देंगे, जो नहीं है ये नीचे आएगा तो 16 आ जाएंगे, तो n का मान 4। तो लाइमन श्रेणी से, लाइमन श्रेणी 1 के लेमडा बराबर r ब्रैकेट में 1 के n1 का स्क्वायर माइनस 1 के n2 का स्क्वायर, जहाँ n1 बराबर 1 और n2 बराबर 3, तो 1 बाई लेमडा बराबर r, 1 के 1 का स्क्वायर माइनस 1 के 3 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू दिया है। 1 के लेमडा बराबर r बटे में 9 माइनस 1 के 9, या r बराबर 8 के बटे में 9, या लेमडा 1 बराबर 8 के बटे में 8r, या फिर 9 बटे में r की वैल्यू इतना दिया है, तो क्या हो जाएंगे लेमडा 1 बराबर 1026 एंगस्ट्राम। जब इसको कन्वर्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1026 एंगस्ट्राम, ये हो जाएगा। और उसी में बामर श्रेणी के लिए भी पूछा था, तो यहाँ पर बामर श्रेणी के लिए n1 बराबर 2 और n2 बराबर कितना हो जाएगा 4। तो निकालेंगे तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 1 बाई लेमडा बराबर r ब्रैकेट में 1 के 2 का स्क्वायर माइनस 1 के 4 का स्क्वायर, यानी r बराबर 1 के 16, 4 बटे में 1 के बटे में 16। जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4 माइनस 1 यानी r बराबर 3/16, या 16 के 3r, तो r का मान इतना होता है। इसको भी कैलकुलेशन करेंगे तो लेमडा 2 की वैल्यू कितनी है जाएगी 4864 एंगस्ट्राम, यानी 4864 एंगस्ट्राम आएंगे। ये हो गए। अब हम लोग चलते हैं आखिरी प्रश्न पर। देखिए बच्चा, आखिरी प्रश्न जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, तो समझ जाइए कि दोनों ही क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं, इसको जरूर पढ़कर जाइएगा बच्चा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या है, पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षणक वक्रों को समझाइए। या फिर पीएन संधि डायोड क्या है, परिपथ आरेख खींचकर, देखिए परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य विधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टता के तरंगों को दर्शाइए। ये पूरी तरह से समझिए, दोनों क्वेश्चन ही क्या है अपने आप में एक तरह से धुरंधर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए पहले इसका अभिलाक्षणिक जो है वक्र को ही हम लोग लिख देते हैं, दिखा दे रहे हैं आपको, ये आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पीएन संधि डायोड को हम बता देते हैं। ये इसका क्या है पूरी तरह से जो था, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको पहले इसका ले लीजिए और फिर इसका। इसके बाद देखिए इसी का बोला था ना पीएन संधि डायोड क्या है, तो इसी को हम पूरी तरह से इसका विस्तार कर कर बता दे रहे हैं। देखिए पहले लिखेंगे क्या, पीएन संधि डायोड। तो क्या होता है, यदि पी प्रकार के अर्धचालक, क्या है, यदि पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक के साथ विशेष विधि द्वारा, जिसे डोपिंग कहते हैं, जोड़ दिया जाता है, तो इस समायोजन को ही क्या बोलते हैं, पीएन संधि डायोड कहते हैं। जिस संधि पर 2 अर्धचालक एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं, पीएन संधि बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर है कि ये जो है पी संधि है और ये क्या है, एन संधि है, इनके जोड़ों को ही क्या कहते हैं, पीएन संधि डायोड। इसके बाद इसकी बनावट बोला था, तो बनावट में देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज होते हैं, इनके मध्य में जो होते हैं पटलित क्रोध होती हैं। एक होता है प्राथमिक, और एक ये जो है प्राथमिक कुंडली, और ये क्या है द्वितीयक कुंडली। ये जो होता है निवेशी वोल्टेज इसमें होते हैं, जबकि इसमें क्या होते हैं निर्गत वोल्टेज होते हैं। ये बनाना जरूरी है, इसके बिना बनाए आप सोचेंगे कि इस पर पूरा नंबर मिल जाए तो नहीं मिलेंगे। तो देखिए इसकी बनावट में क्या कुछ लिखना पड़ेगा बच्चा, कि बनावट पहले हेडिंग डालेंगे तो लिखेंगे इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है तथा द्वितीय कुंडली यस में एक पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। निर्गत वोल्टेज को
लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है। ये हो गया। इसके बाद इसके कार्यविधि को लिखेंगे। कार्यविधि में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए जो है बी के सापेक्ष धनात्मक होता है तो संधि डायोड अग्रदिशी की स्थिति में होता है। इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहने लगती है। इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में जब कुंडली का प्रतिसिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तो संधि डायोड पश्च दिशा की स्थिति में होती है और इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दृष्टिकारी में केवल धनात्मक चक्र में ही क्या होते हैं, लोड प्रतिरोध में धारा प्रवाहित होती है, जबकि ऋणात्मक में नहीं होती है, जिस कारण ये क्या हो जाते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्य करने लगते हैं। तो ये इसकी जो है क्या है, एक है निवेशी वोल्टेज जिसमें क्या होते हैं, धनात्मक ऊपर की तरफ जाता है जबकि ऋणात्मक नीचे की तरफ। तो धनात्मक में क्या होंगी, धारा तो प्रवाहित होंगी लेकिन ऋणात्मक में नहीं प्रवाहित होती हैं, जिस कारण निर्गत धारा में जो है आपका जो तरंग जो है कैसे रूप में चलते हैं, तो आधा आधा रुक रुक कर चलते हैं, जिस कारण इसे ही क्या बोलते हैं, अर्ध तरंग दृष्टिकारी बोला जाता है। इस तरह से बच्चा ये जो मॉडल है, जो आपका प्रश्न पत्र का जो मॉडल हमने पूरी तरह से आप लोगों को बता दिया। और भी जो मॉडल पेपर है हम अगले वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।